सभी बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। और जो मैं पिछले क्लास में बताए थे उससे आगे अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये साइंस से संबंधित साइंस या विज्ञान से संबंधित जो बातें हैं वो बता रहे थे। और ये जो है आपको परमाणु बम के विषय में समझाए थे पिछले क्लास में, और अब आपको हम बताते हैं परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर इसको नाभिकीय रिएक्टर भी कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर भी कहा जाता है इसको, और इसको परमाणु भट्ठी भी कहते हैं। परमाणु भट्ठी भी कहते हैं, परमाणु भट्ठी। तो परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्ठी, इसको ये सब एक ही नाम है। अब बात यह है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। हमने जो आपको बताए थे कि परमाणु विखंडन पर आधारित एक एटम बम है और एक एटॉमिक रिएक्टर है परमाणु रिएक्टर। इन नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पर आधारित ये भी है। इसको कैसे हम परिभाषित करते हैं? कहते हैं कि किसी भी नियंत्रित कक्ष में परमाणु का विखंडन कराकर, परमाणु के नाभिक का विखंडन कराकर और प्राप्त ऊर्जा से जब हम विद्युत उत्पादन का कार्य करते हैं तो उसको नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। परमाणु विखंडन की क्रिया इसमें भी होगी, लेकिन यह नियंत्रित होगी, ये कंट्रोलिंग सिस्टम में होगा, और जो प्राप्त ऊर्जा होगी उस प्राप्त एनर्जी से जब बिजली बनाने का कार्य किया जाता है तो उसको नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। इस नाभिकीय रिएक्टर के कई भाग होते हैं। ये नाभिकीय रिएक्टर के कौन भाग हैं? तो ये रिएक्टर का एक प्रारूप ही इस पर बना लिया जाए और बना करके पढ़ा जाए तो और अच्छा रहेगा। इधर देखिए, इसमें नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 245 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है।
और इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है। इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है। ये न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है। और जब न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो इसके जो परमाणु के जो नाभिक हैं, इस नाभिक का विखंडन होने लगता है। इस नाभिक का विखंडन होने लगता है और यह टूटने लगते हैं। यह टूटने लगते हैं। ये टूटने लगते हैं। और जब टूटने लगते हैं तो इससे ऊष्मा निकलती है। इससे ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा निकलती हैं तो इस ऊष्मा को रोकने के लिए इसमें एक जरकोनियम का प्लेट होता है। ये जरकोनियम का प्लेट होता है। जरकोनियम का प्लेट होता है। और यह जो है ये गर्म हो जाता है। ऊष्मा से यह गर्म हो जाता है। पूरा प्लेट गर्म हो जाता है। ये जब गर्म हो जाता है, ये तो उसके बाद इसको ठंडा करते हैं, इस प्लेट को। अब इस प्लेट को जब ठंडा करते हैं हम, तो इसको कहा जाता है, जो ठंडा करने की क्रिया होती है, इसको कहते हैं शीतलक। कूलेंट। ये तो इस प्लेट को ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। और शीतलक के रूप में इसमें क्या प्रयोग होता है, तो इसमें CO2, जल वाष्प और कहीं कहीं सोडियम द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसको प्लेट को ठंडा करते हैं तो इससे वाष्प निकलती है इस प्लेट से। और जब यह वाष्प निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो इस ऊष्मा को हम करते क्या हैं कि हम भेजते हैं। हम इसको डायनेमो में भेजते हैं। डायनेमो। और यह जो है, ये ऊष्मा होती है, यह ऊष्मीय ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, वो सही पूछिए तो यांत्रिक ऊर्जा का रूप होती है। यांत्रिक ऊर्जा का। तो ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और बिजली बन जाती है। और इसके बाद ये ट्रांसफार्मर में रख कर के इसको
और इसके बाद ट्रांसफार्मर में ले करके आगे इधर विद्युत सप्लाई की जाती है शहरों में। ये इस रिएक्टर में जो न्यूट्रॉनों की ये गति है ये बहुत तेज होती है। ये गति जो होती है ये बहुत तेज गति होती है। इसमें इस न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं मंदक। मंदक, मॉडरेटर, मॉडरेटर। तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है, मंदक का। और यह जो मंदक मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये मंदक के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के इस रूप में भारी जल, या ग्रेफाइट, या बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद रिएक्टर से खतरा दिखता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जा रही है, ये जो न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक छड़ डाली जाती है, एक छड़ डाली जाती है। और यह छड़ जो है कैडमियम या बोरान की होती है, कैडमियम या बोरान की छड़। कैडमियम या बोरान की जो छड़ लगी रहती हैं, यह इसमें रिएक्टर में नियंत्रक का रूप होता है, नियंत्रक, कंट्रोलर। नियंत्रक का रूप कंट्रोलर का रूप होता है। जब रिएक्टर को चालू करना रहता है तो इसको धीरे धीरे इसको हम पीछे की ओर खींचते हैं, इस छड़ को, और न्यूट्रॉनों की बौछार शुरू हो जाती है। ऐसे जितने ही इसको खींचेंगे उतने ही ये न्यूट्रॉनों की बौछार अधिक बढ़ती जाएगी। और जब यह कैडमियम की छड़ को धीरे धीरे ऐसे दबाते दबाते बिल्कुल इसको फुल साइज में इसके कर देंगे, तो ये क्या करती हैं कि यह जो कैडमियम की छड़ है, यह न्यूट्रॉनों को जितनी है इनको अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके आगे विखंडन की पूरी प्रक्रियाएं रोक देती हैं ये। और आगे विखंडन की पूरी प्रक्रियाएं जब रोक देती हैं ये, तो रिएक्टर बंद हो जाता है। इस तरह से कंट्रोलर के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। अब देखिए, इस रिएक्टर के द्वारा बहुत से खतरे हो गए, बहुत नुकसान भी हो गया। तो इस खतरों से बचने के लिए इस रिएक्टर के चारों ओर
परिरक्षक के रूप में, रिएक्टर के चारों ओर परिरक्षक के रूप में एक कंक्रीट की पूरी दीवार बनाई जाती है। पूरी कंक्रीट की दीवार तैयार की जाती है। ये पूरा रिएक्टर के चारों कंक्रीट की पूरी दीवार, कंक्रीट की पूरी दीवार बनाई जाती है। कंक्रीट की, ये पत्थर के खम्भे होते हैं ना, और जो रेलवे को लाइन को बिछाने के लिए जो पत्थर के प्लेट हैं, सब पटरियाँ बिछाने वाले, वो सब कंक्रीट के ही बने होते हैं। तो रिएक्टर से बचने के लिए परिरक्षक के रूप में चारों तरफ से कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। इस तरह से ये आपको परमाणु रिएक्टर की ये बात हम आपको बताएं। थोड़ा इसके लिए ये जो बताए हैं, इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। कहता है कि परमाणु रिएक्टर में, कहता है परमाणु रिएक्टर में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपको उत्तर यही है अभी, कौन सी धातु? जरकोनियम। फिर कहता है यहाँ से, किसी परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, और 4 नाम दे देता है। तो ये आपको दिखाए हैं, CO2 या जलवाष्प या सोडियम द्रव। इसमें से देखिए, तो ये सवाल सही होगा आपका। फिर पूछता है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यही अभी आपको बताए हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। ये सब भारी नाभिक वाले धातुएं हैं। फिर पूछता है यहाँ से सवाल, यहाँ से कहता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये मंदक के रूप में क्या क्या होता है? भारी जल या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड, ये तीनों में से कोई भी आपको विकल्प में दिया जा सकता है, लेकिन अधिकतर भारी जल रहता है विकल्प के रूप में। एक प्रश्न ये भी हो गया। पूछता है फिर एक प्रश्न और, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो हमने बताया कि नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये किस तरह से सवाल, और एक और सवाल यहाँ से आता है,
कहता है परमाणु रिएक्टर की क्रिया विधि होती है, कहता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया। अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों क्रियाएं केवल अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, इसको भी अभी हम आपको पढ़ाए हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से परमाणु रिएक्टर चलता है। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल आते हैं। तो ये बच्चे आपको जितना मैंने बताया, एक तरीके से रिएक्टर मैंने बना ही दिया है इसमें। इस तरह से परमाणु रिएक्टर से, नाभिकीय रिएक्टर से, परमाणु भट्ठियों से ये जो है आपको सवाल आते हैं। और करंट में जो सवाल आते हैं करंट साइंस से, तो उसमें इस तरह से सवाल पूछ लेता है पहला परमाणु रिएक्टर कब बनाया गया था, मुंबई, तारापुर, इस तरह से है। उत्तर प्रदेश में पूछता है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु रिएक्टर लगाया गया है, नरौरा है बुलंदशहर में। इसी तरह से रिएक्टर जो नए लगाए जाते हैं उनके विषय में पूछ देता है कि कितने मेगावाट के हैं। जैसे तमिलनाडु के कुंदनकुलम में रिएक्टर लगाए गए, 2 लगाए गए, फिर 2 लगाने का प्रोग्राम था। तो इस तरह से 1,000 मेगावाट के थे। तो ये जो है ये सब करंट की बात है। और साइंस में भी कुछ करंट को देखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये है कि अगर साइंस का प्रोसेस आप जानते हैं तो तभी करंट भी समझ में आता है। जैसे परमाणु रिएक्टर आप जानते ही नहीं कि क्या है, तो रिएक्टर कितना हो याद करेंगे तो कैसे होगा, याद कहाँ होगा। परमाणु रिएक्टर की जानकारी जिन बच्चों को हो जाएगी कि परमाणु रिएक्टर होता क्या है, तो उसके बाद वो रिएक्टर कब बना, कहाँ आया, कितने ही समय हैं, कितने कितने मेगावाट की इकाइयाँ हैं, कहाँ चल रही हैं, किनके समझौते से वो स्थापित हुई हैं, किस सत्र में स्थापित हुए हैं, ये सब पढ़ने पर आ जाता है। करंट न्यूज की बात होती है। लेकिन रिएक्टर है क्या, ये शिक्षक का काम है बताना, समझाना कि रिएक्टर क्या है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि रिएक्टर इसी तरह से होता है। और बाकी नए न्यूज़ में आप उसको पढ़ सकते हैं, उसकी आप जानकारी ले सकते हैं, और लेना ज़रूरी होता है कि जो रिएक्टर बाद में स्थापित किए गए, किनका सहयोग था, कि किस सत्र में स्थापित किए गए, अंतिम रिएक्टर कहाँ लगा है, पहला रिएक्टर कहाँ लगा था, भारत में कितने रिएक्टर हैं, कितने रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है ये करंट से बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी पूछता है एग्जाम में। तो ये तो बच्चे हो गया नाभिकीय विखंडन पर कुछ बातें, जिसमें परमाणु रिएक्टर की बात हमने आपसे किया। अब आते हैं नाभिकीय संलयन पर। अब आते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय
नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? जैसा कि नाभिकीय संलयन में मैंने बताया, नाभिकीय विखंडन में मैंने बताया कि इसमें परमाणु का नाभिक टूटता है और जब तक टूटता रहता है, जब तक कि उसकी पूरी श्रृंखलाएं टूटकर समाप्त न हो जाए। और वह टूटने की प्रक्रिया थी। लेकिन नाभिकीय संलयन में एक नाभिक से दूसरे नाभिक को जोड़ने का प्रोग्राम होता है। और एक नाभिक से जब दूसरा नाभिक जुड़ता है तो इसके लिए 10⁸ केल्विन तापमान की ज़रूरत होती है, जो इस पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। 10⁸ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है, जो इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। और जब यह नाभिक जुड़ता है तब भी ऊर्जा निकलती है और टूटता है तब भी निकलती है। आप यह न जानें कि परमाणु के केवल नाभिक के टूटने से एनर्जी निकलेगी, एक नाभिक से दूसरा नाभिक अगर जुड़ता है तो उससे एनर्जी नहीं निकलती। एक नाभिक से दूसरा नाभिक जब जुड़ता है तब भी एनर्जी निकलती है। और एक नाभिक से नाभिक जब टूटता है तब भी एनर्जी निकलती है। इस दोनों में द्रव्यमान का लॉस होता है, और जो द्रव्यमान का लॉस होता है तो वह एक ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। हमने एक बात कहा था, आपसे बताए थे आइंस्टीन के विषय में, कि उन्होंने बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, बदलता है, ये चेंज होता है। तो द्रव्यमान जो विलुप्त होता है वह ऊर्जा के रूप में आ जाता है, और ऊर्जा के रूप में आ जाता है तो एनर्जी देने लगता है। और सही पूछिए तो नाभिकीय संलयन पर आधारित ही, नाभिकीय संलयन पर आधारित ही जो सूर्य है, जो तारे हैं, इनका प्रकाश उसी पर आधारित है। ये सूर्य का निर्माण, ये तारे, सूर्य भी एक तारा है, ये तारों का निर्माण सब नाभिकीय संलयन से हुआ है। और नाभिकीय संलयन लगातार हो रहा है। नाभिकीय संलयन लगातार हो रहा है। और जिस दिन नाभिकीय संलयन समाप्त हो गया, उस दिन सूर्य से रोशनी समाप्त हो जाएगी, नहीं आएगा। वैज्ञानिक मत के अनुसार इस सूर्य का लाइफ 200 अरब वर्ष है, जिसमें से 5 अरब वर्ष समाप्त हो चुका है और 5 अरब वर्ष अभी बाकी है। 5 अरब वर्ष बाद
नाभिकीय संलयन जो ये पढ़ा रहे हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य से समाप्त हो जाएगी और सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। जब सूर्य की रोशनी आएगी नहीं, दुनिया खत्म। तारों के मृत्यु के संबंध में भारतीय वैज्ञानिक थे, यही द्रव्यमान लुप्त होने की बात और इनकी बात उन्होंने किया। सूर्य के समाप्त होने से, तारे के समाप्त होने से इनका एज उम्र क्या है, इन्हीं के विषय में उन्होंने बताए थे द्रव्यमान को लेकर के। सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान के हिसाब से तारों के विषय में उन्होंने एक कांस्टेंट रखा और तारों के मृत्यु का कारण उन्होंने बताया। और इस सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सूर्य समाप्ति के विषय में, तारों की मृत्यु के विषय में उन्होंने द्रव्यमान की स्थिति को लेकर के और नाभिकीय संलयन की का नाम तो नहीं लिए, लेकिन यह है कि इसको उन्होंने बताया कि तारों की मृत्यु कैसे होती है, किस तरह होती है, इन्होंने उसको क्लियर किया। तो सूर्य से जो नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में, कि 5 अरब वर्ष बचा है, उसके बाद पूरा सूर्य समाप्त हो जाएगा। दुनिया के हर एक ग्रह उपग्रह से जो प्रकाश है वो समाप्त हो जाएगा और बाकी क्या होगा, अभी 5 अरब वर्ष हालांकि बहुत है, लेकिन बहुत है और कुछ भी नहीं है। जब ऐसे ऐसे समय बीत जाती है तो इसके बाद अगर नाभिकीय संलयन समाप्त हो जाएगा तो ये पूरा अंधेरा हो जाएगा। और इस स्थिति में आदमी क्या करेगा, जीव जंतु सभी जितने हैं सब यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद तो केवल बस अब कुछ दिखाइए नहीं देता है किसी विज्ञान को, चाहे किसी को। अब केवल अध्यात्म का परिचय ही सहारा लिया जाता है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। और बाकी अध्यात्म का विज्ञान से थोड़ी बहुत हल्का हाइपोथेसिस और परिकल्पना और सारी चीज़ों को लेने का है, लेकिन और कुछ विज्ञान से बहुत तालमेल नहीं रहता है उसका, क्योंकि थोड़ा सा एक दूसरे ढंग की स्थिति होती है इसके साथ। तो इस तरह से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। एक चीज़ और आप जानिए, यहाँ नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन से हीलियम के परमाणु बनते हैं, और जब हीलियम के परमाणु बनते हैं हीलियम के, तो तभी ऊर्जा निकलती है। लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन के परमाणुओं से नहीं होता है ये। पहले हाइड्रोजन के हमने बताया कि 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और एक होता है ट्रिटियम। एक ट्रिटियम होता है। तो इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पहले ये समस्थानी के रूप में दोनों आते हैं नाभिकीय संलयन की स्थिति में, और यह जुड़ते हैं। जैसे इधर देखें, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये ड्यूटेरियम, और फिर हाइड्रोजन का दूसरा एक समस्थानिक, ये ट्रिटियम। ये दोनों जुड़ते हैं। पहले तो ये दोनों इनका कैटेगरी आती है, और कैटेगरी आने के बाद नाभिकीय संलयन की स्थिति में ये ड्यूटेरियम परमाणु और ट्रिटियम ये दोनों जुड़ते हैं, और
जुड़ने के बाद ऐसे नहीं जुड़ते, ये जुड़ते हैं, लेकिन इनके लिए अत्यधिक दाब, अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। हमने कहा 10⁸ केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये तब जुड़ते हैं ये दोनों, और जब जुड़ते हैं तो हीलियम का नाभिक बनता है, हीलियम का नाभिक बनता है। और ये न्यूट्रॉन की स्थिति आती है, ये प्लस 17.6 मिली वोल्ट एनर्जी निकलती है। ये जो फार्मूला है ये नाभिकीय संलयन का फार्मूला है। नाभिकीय विखंडन का मैंने आपको दिखाया, ये नाभिकीय संलयन का ये फार्मूला है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक, नहीं, ट्रिटियम दोनों का जुड़ना, लेकिन अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप पर यह जुड़ना, और इसके बाद हीलियम का नाभिक बनाना। और हीलियम का नाभिक जब बनता है तो ये ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में एक पुंज का रूप हो जाती हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जब ऊष्मा का रूप हो जाता है और जब वो कन्वर्ट होता है तो वह प्रकाश के रूप में आ जाता है। इस प्रकार से सूर्य से प्रकाश इसी मेथड से निकलता रहता है, और लगातार ईंधन के रूप में इस हाइड्रोजन का ही प्रयोग होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य में डायरेक्ट हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन में इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में। तो सूर्य के नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है और हीलियम के नाभिक बनते हैं, हीलियम के नाभिक बनते हैं। और जब बनते हैं तो इससे ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में बदल जाती है, प्रकाश के रूप में बदल जाती है, और यह सूर्य से प्रकाश आने लगता है। ये इस तरह से नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य से और तारों से प्रकाश बराबर आता रहता है। तो ये तो बच्चे हम आपसे कर लिए नाभिकीय संलयन की बातें, किस तरह से होता है। ये आपको फार्मूला मैंने लिख दिया, फार्मूला बता दिया, सारी चीज़ें इसको लिख लीजिए आप लोग। और इसके बाद एक बात और हम आपसे इस पर करना चाहते हैं, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित आजकल हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम, इस नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन पर आधारित आजकल हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। और यह पहला हाइड्रोजन बम बनाने का कार्य, पहला हाइड्रोजन बम बनाने का कार्य
अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। एडवर्ड टेलर ने 1952 में, अमेरिका का एडवर्ड टेलर ने पहला हाइड्रोजन बम बनाने का कार्य 1952 में किए थे और इनका परीक्षण प्रशांत महासागर के बीकनी टापू पर किया गया था 1954 में। 1954 में ये बीकनी टापू पर, प्रशांत महासागर के बीकनी टापू पर ये 1954 में इस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने सबसे पहले इसका परीक्षण किया था। यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है और इस हाइड्रोजन बम को सभी देश नहीं बना पाए। ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है और इसको बनाने के लिए पहले आपको नाभिकीय विखंडन करना पड़ता है। जो नाभिकीय विखंडन एटम बम वाला बताए थे, पहले नाभिकीय विखंडन करा करके पूरा आस पास का वातावरण बिल्कुल टेम्परेचर युक्त किया जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर पैदा किया जाता है और टेम्परेचर पहले एटम बम का विस्फोट करा करके वहाँ पर टेम्परेचर उतना ला करके उसके बाद तब उसमें हाइड्रोजन बम फिट किया जाता है, तो तब उसकी नाभिकीय श्रृंखला आरंभ होती है यहाँ पृथ्वी पर। तो इसके लिए पहले परमाणु विखंडन करना पड़ता है, तब उसके बाद नाभिकीय संलयन शुरू होता है। ये इसमें हाइड्रोजन बम में ये सब नहीं बनाए हैं। इसको जो बनाने का क्रम है इस तरह से है। इन लोगों के पास ही आज कल हाइड्रोजन बम है। ये आजकल इन देशों के पास हाइड्रोजन बम है। ये पहला अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन, चौथे नंबर पर फ्रांस और 5वें नंबर पर चीन है। ये हाइड्रोजन बम की श्रेणी में आते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और 5वां चाइना। इन देशों के पास आजकल हाइड्रोजन बम है। भारत की बात क्या है? जब इतना कह दिए तो भारत को भी आप पूछते हैं आप लोग कि भारत क्या है, तो भारत के विषय में आप जान लीजिए। भारत में 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर 4 बम का परीक्षण किया गया था और उसमें एक जो है हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण हुआ था और
वह स्थान आज ही का नहीं है। 1974 में सबसे पहले उसी राजस्थान की पोखरण नामक स्थान पर जमीन के अंदर पहला परमाणु बम का परीक्षण भारत द्वारा किया गया था, जमीन के अंदर। और वहीं पर ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये बम का परीक्षण किए गए। तो और तो परमाणु बम था, लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन बम था जिसका परीक्षण हो चुका है। तो परीक्षण तो हो चुका है, लेकिन भारत हाइड्रोजन बम के श्रेणी में नहीं आता। लेकिन भारत हाइड्रोजन बम बनाने में समर्थ है। बस हाइड्रोजन बम किसके पास है पूछा जाए तो ये नाम जो आपको दे रहे हैं इन्हीं लोगों के पास है, ये उत्तर होगा। और भारत के पास हाइड्रोजन बम बनाने का समर्थ है क्योंकि इन्होंने उसका परीक्षण कर चुका है। जैसे कोई आदमी कहता है ना कि मैं बंदूक बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, वही बात है भारत के साथ। भारत हाइड्रोजन बम बनाने में समर्थ है, परीक्षण भी कर चुका है, लेकिन भारत हाइड्रोजन बम की श्रेणी में नहीं आता है। हाइड्रोजन बम की श्रेणी में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना आते हैं, ये देश। तो इससे परीक्षा में अगर सवाल आता है तो इस तरह से आप बच्चे इसको जैसे हम बताए हैं इस सब श्रेणी में रखिए। और ये भी आप जान लीजिए जो पहले बना है उसका नाम मैंने पहले लिखा है, जैसे जैसे ये बना है उसी तरह से नाम है। 5वें नंबर पर सबसे बाद में ये चाइना है। तो इस तरह से बच्चे ये क्लास कैसे आपको लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ इस क्लास को बच्चे हम अब समाप्त कर रहे हैं। बच्चे जय हिंद।